क्योंकि दो शक्तियां आपस में अगर टकरा रही हैं तो बाकी देश अब इस तरफ निगाह बनाए हुए हैं और डर है इस बात का कि कहीं ये युद्ध छिड़ ना जाए। मेरे साथ बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। मेजर जनरल बंसल, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ट्रंप ये माना कि बहुत से दावे और वादे किए थे तो लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन हर वादा उन्होंने पूरा कर दिया और राष्ट्रपति बनने के बाद फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध ना रुकवाना इतना कैसे ईगो हर्ट हो गया कि मामला अब यहां तक पहुंच गया कि टक्कर हो सकती है और ये तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर अब सामने आ रहा है। रचना जी नमस्कार। जहां तक तीसरे विश्व युद्ध का सवाल है, ये तो बहुत बार कहा जा चुका है, 3.5 साल से भी के करीब हो रहे हैं अभी रूस यूक्रेन युद्ध को, और कई बार उसमें जो है उसने धमकी भी दी है हम जो न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे और यूके का अस्तित्व मिटा देंगे। तो इस तरह के बयानबाजी होती रहती है, लेकिन बात यह है कि अभी ये देखना पड़ेगा। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पहले ही प्रेसिडेंट पुतिन को कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, 2 बार उन्होंने रिपीट किया, वो बहुत अच्छी बात कही थी। और अब क्या होता है कि जो आप देखते हैं कि युद्ध के टाइम में जब रिटेलिएट करते हैं तो रिटेलिएट करने से आप अपनी जनता को नहीं बचा रहे, अपना नुकसान नहीं बचा रहे। तो अभी जो जिस तरह के हमले यूक्रेन कर रहा है 50 घंटों से रशिया के अंदर में, और रशिया के अंदर में ऐसे हमले हो रहे हैं कि जो कि क्रेमलिन में भी हो रहे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में भी हो रहे हैं, और न्यूरोम में भी हो रहे हैं, जो कि एक जहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन की फैमिली है। तो इन बातों को देखते हुए बजाय यूक्रेन के ऊपर हमले तेज करने के, जो रशिया को भी या उनकी लीडरशिप को ये सोचना पड़ेगा, अपनी वल्नरेबिलिटी को भी देखना है। और उससे जो है वो कोई अपनी जनता को नहीं बचा रहे, वो अपनी जनता में खौफ पैदा हो रहा है। जब क्रेमलिन जैसे मॉस्को में हो रहे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग जो कि बहुत बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के, इन पे हमले हो रहे हैं, रिहायशी जगह पे भी हमले हो रहे हैं, एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं उनकी, जो हालांकि फैक्ट्री जो ड्रोन बनाने की हैं या मिसाइल बनाने की हैं या ऑयल रिफाइनरी हैं वो टारगेट हैं। लेकिन नुकसान तो रूस को भी हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो उससे अभी ऐसा नहीं है कि वो सबक सिखाने की कोशिश करते हैं यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन जो है और ताकतवर होके चल जाता है। अब बात ये चल रही है कि जैसे अभी टॉरस मिसाइल जर्मनी दे रहा है यूक्रेन को, उधर से स्टॉर्म शैडो जो है वो यूके दे रहा है, और स्कैल्प मिसाइल जो रशिया फ्रांस दे रहा है। तो उसमें यह है कि हो सकता है, ये कहा जाता है कि रूस इन देशों पर अटैक करे। मुझे नहीं लगता कि रूस डायरेक्ट जर्मनी, फ्रांस या यूके पर अटैक करेगा, क्योंकि अगर वो अटैक होता है तो आर्टिकल 5 जो नाटो का है वो अटैक माना जाएगा कि वो पूरे नाटो के ऊपर में अटैक है। नाटो के ऊपर अटैक है तो उसमें फिर अमेरिका भी कूद जाएगा, क्योंकि मेंबर तो नाटो का अमेरिका है ही। तो लड़ाई एस्केलेट हो सकती है। अब आप ये देखिए, जब जो है कीव को बाहर से, जो यूक्रेन को बाहर से सपोर्ट है और इतना विध्वंस मचा रहा है रूस के अंदर में अभी भी यूक्रेन, तो अगर डायरेक्ट नेटो के सारे देश आ जाते हैं और अमेरिका भी आ जाते हैं, तो हालांकि रशिया के पास में काफी वेपन है, काफी वो उनकी शक्ति है, लेकिन जब सारे देश हो जाएंगे, ये तो पहले से खतरा था। और पहले से जो रूस ने ये कहा था कि हम अगर नेटो हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, तो उनकी शक्ति का तो पहले से पता था। हालांकि जर्मनी और फ्रांस जो है उनके जो है फेवर में नहीं थे शुरू से, और वो जाके प्रेसिडेंट पुतिन से मिले भी थे, दोनों प्रेसिडेंट मैक्रो और चांसलर ओलाफ। लेकिन वो युद्ध हुआ, युद्ध शुरू हो गया, युद्ध होने के बाद में अभी भी जो कुछ बात चल रही है, हालांकि अभी भी जो बातचीत निगोशिएशन के लिए चल रही है, पीस प्रोसेस की तरफ चल रही है, और कुछ जो शर्तें कही हैं, रूस ने कहा है कि भाई ये न्यूट्रल रहना चाहिए यूक्रेन को, यहाँ पर जो नाटो का प्रकोप नहीं होगा, और जो डोनेस्क में रूसी बोलने वाले हैं उनकी जो सुरक्षा होनी चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन अगर वो अपने एरिया को छोड़ने के लिए जो है प्रेसिडेंट जेलेंस्की तैयार नहीं है, दूसरा वो तो उल्टा और जो क्रीमिया के ऊपर अटैक करके उस पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। उनके यहाँ जो है अभी कुर्स्क में कर दिया, बेलग्रेड के ऊपर कर दिया। तो रशिया को अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इतने 3.5 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद और अपनी पूरी कोशिश के बाद जब रशिया कुछ नहीं कर पाया, तो अब इसको शांति से निपटा लिया जाए तो यही अच्छा है। और प्रेसिडेंट पुतिन के को भी ये समझना पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप तो खैर कोशिश कर ही रहे हैं, तो आगे जो ये लड़ाई ना बढ़ के, वैसी और फ्लैश पॉइंट है, उधर चाइना जो है अपनी मसल फ्लैक्स कर रहा है ताइवान के लिए, ईरान पर अटैक करने के लिए जो है बिल्कुल इसराइल तैयार है, उसने कह दिया हम बिना ही अमेरिका के अटैक कर देंगे। तो इस तरह इनको देखते हुए सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। अभी ये
रीजनल कन्फ्लिक्ट होंगे या वर्ल्ड वार होगा, क्योंकि एक इसमें एम नहीं है। एम जो हाँ। है सबके अपने अपने अलग हैं। आप देखिए, ताइवान पे कब्जा करना चाहता है चाइना, रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अपना प्रभुत्व चाहता है, हाँ। उधर से जो है ईरान इजराइल को मिटाना चाहता है, और इजराइल जो है उनके न्यूक्लियर ठिकाने। तो ये बड़े एक और मुझे लगता है ऐसी अगर अगर दो देशों में किसी भी तरीके से युद्ध जैसे हालात बनते हैं और अगर यहाँ दो शक्तियां आपस में टकराने की बात करती हैं और उधर से सीधे रूस से कह दिया गया तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर इसे देखा जाए या फिर उस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी, मैं अभी 2 दिन पहले ही पढ़ रही थी, पाकिस्तान ने सिर्फ 87 घंटे के अंदर अगर सिर्फ हथियारों का नुकसान में देखूं 7,900 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सिर्फ उसे हथियारों से हुआ है। कूटनीतिक फैसले भारत के या बाकी तरीके से बेपर्दा होने पर तो और ज्यादा ये बड़ा नुकसान है। ऐसे में अगर 3 साल से ऊपर रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन की तबाही तो दुनिया देख रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि रूस का बड़ा फायदा हो गया। तबाही दोनों तरफ है, नुकसान दोनों तरफ है। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका में ये टसल बढ़ती है तो ये वैश्विक तौर पर कैसा रहेगा? रचना जी, हम इस चर्चा को और ज्यादा मजेदार बना सकते हैं अगर हम ये समझें कि विश्व युद्ध होता क्या है। दरअसल बहुत सारे लोग जो है वो इस टर्म से सहमत नहीं है, खासकर हिस्टोरियंस, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पूरा यूरोप अगर दुनिया है तब तो वो विश्व युद्ध था, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में केवल यूरोपियन राष्ट्र ही आपस में लड़ रहे थे, ना तो वो